हेलो एवरीवन, वेलकम टू नालंदा IAS एकेडमी। और चलिए डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर 2, हमारी हिंदी मीडियम की बुक का। तो यहाँ हम बात करेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर की। तो देखिए, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि आपको ये यहाँ बता रहे हैं कि आप पहले पढ़ चुके हो क्या है, पृथ्वी गोलाकार नहीं है, जियोइड शेप है इसकी, और यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर क्या है, ऐसे चपटी है, ऐसे करके दबी हुई है, तथा मध्य में थोड़ी अब ऐसे दबने की वजह से बीच से उभर गई है। ठीक है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसे दिखती है? इस संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर हमें क्लासेस में ना ग्लोब देखने को मिल जाता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप अपनी क्लास में ग्लोब को आसानी से देख सकते हैं। आपके घर में है, वेरी गुड, आप घर में देखिए। तो ग्लोब पृथ्वी का क्या है, छोटा सा रूप है, लघु रूप है, और ये आपको वास्तविक एक तरह से दिखाता है कि आपकी पृथ्वी कैसी दिखती है। ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं, मतलब बड़ा ग्लोब हो सकता है जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप नहीं ले जा सकते, है ना। वहीं पर पॉकेट में रखने योग्य छोटे छोटे ग्लोब भी आते हैं, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब भी आते हैं जिनमें आपने हवा भरी आसानी से, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप उसे ले जा सकते हैं, मतलब जहाँ पर भी यूज़ करना है आप उसे हवा भर के यूज़ कर सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि क्या होता है कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके उसी आकार में आपको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है, मतलब पर्टिकुलर एक बिंदु को आप पॉइंट आउट करके, मतलब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं कि अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ बिंदुओं और कुछ रेखाओं यानी लाइंस के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब आप समझ पा रहे होंगे कि आपको बेसिकली ये बताया गया है कि आप ग्लोब को कैसे यूज कर सकते हो। यहाँ ना आओ कुछ करके सीखे पे ये क्या कह रहे हैं, एक बड़ा या गोलाकार आलू या गेंद लो, स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दो आप। ठीक है, ऐसे करके आप इसके यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड करके डाल देंगे, तो यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। तो वैसे ही आपको दिखेगा जैसे कि आपकी क्या है, पृथ्वी पे ऐसे करके अक्ष दिखाया जाता है, वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस आलू या गेंद को उसके अक्ष पर बाएं से दाएं भी घुमा सकते हो। ठीक है, तो ये आप करके मतलब वैसे भी देख सकते हैं, अगर आपके पास ग्लोब नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसे देख सकते हो। ठीक है जी, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है ना। अगर आपने ग्लोब देखा है तो आपको इजीली पता भी चल सकता है। ये जो है ना, ये जो झुकी हुई अवस्था है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं? हम इसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। सपोज ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोब है, तो ये ऐसे टिल्टेड होता है, तो यहाँ वाला जो है वो क्या है, नॉर्दर्न, और यहाँ वाला क्या है, ये आपका सदर्न। ठीक है, तो ये मैंने टिल्टेड वाली लाइन बना दी थी क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी पृथ्वी जब, वैसे ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि वो 23.5 डिग्री अपने ही अक्ष पे झुकी हुई है, तो वो कुछ वो वाला बन गया है। वैसे आप समझ लें कि यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं कि ग्लोब पर, ये आपने दो बिंदु देख लिए, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाए, क्योंकि आपको पता है ना कि आपकी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। ये तो बस आपको समझाने के लिए बताया गया है कि आप इस तरीके से डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, और ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो चलिए जरा अब इस रेखा की बात कर लेते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। जैसे ये आपका ग्लोब है, तो ये आपके सेंटर से जो ये लाइन जा रही है, ये आपका टिल्टेड वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अदरवाइज जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, तो इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है उसे हम कहते हैं विषुवत वृत्त। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग, मतलब इस लाइन से ऊपर वाला क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर देखें तो ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ओके,
ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। तो ये जो विषुवत रेखा है ना, ये एक तरह से आपका जो है इमेजिनरी सर्कल एक तरह से क्रिएट कर रही है, और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने कि आपको पता चल सके कि कौन सा स्थान कहाँ पर है और सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, मतलब इस लाइन से ये जो आपका ध्रुव है यहाँ तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं। ये जो है ना, ये लाइंस, इनको हम क्या कहते हैं, ये समानांतर है, पैरेलल हैं। तो ये विषुवत वृत्त के पैरेलल चलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त जो है ना, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वाली जो है वो 0 से जा रही है, और वही ध्रुव क्या है, 90 डिग्री पे है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि विषुवत वृत्त क्या है, आपका शून्य पर है, शून्य अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि आपको पता है ये आपका अगर अर्थ है और ये आपका विषुवत वृत्त है, तो ये वाला जो है ये एरिया, ये पूरा आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री, ऐसे ही सेम ये वाला भी हो गया 90 डिग्री और ये वाला भी हो गया 90 डिग्री। तो ये पूरा कितना हो गया, 360 डिग्री। तो वही वो कह रहे हैं कि चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को आप जब मिला लेंगे तो 1/4 है उसका, अतः इसका माप कितना है आपकी पृथ्वी का 360, और उसका 1/4 यानी कि 90 डिग्री अंश है, जो कि आपका उत्तरी ध्रुव है। इस प्रकार 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश को हम उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और वही 90 डिग्री अंश जो दक्षिणी अक्षांश पे वो दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यह है आपकी विषुवत, यह है आपका उत्तर ध्रुव, और ये है आपका दक्षिण ध्रुव। और यहीं पर हमने क्या पढ़ा कि हर ऐसे करके अक्षांश पे ये आपकी जो क्या है रेखाएं जा रही हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश। ठीक है जी, तो चलें आगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर, मतलब जैसे आपका ये विषुवत वृत्त है, तो इसके उत्तर में आप जैसे जैसे जा रहे हैं, हाँ, उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के नीचे वाली, ये जो नीचे वाली लाइंस है ना, इनको क्या कहते हैं, तो इनको हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, तो इसीलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है कि ये कौन से ध्रुव की बात हो रही है, उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है, दक्षिणी अक्षांश की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि उसके साथ आपका ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षर भी लिखा रहता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, और जो ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे, महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टे जो है, दोनों ही क्या हैं, 20 डिग्री अंश पर ही हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है इन दोनों में, कि चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में है, और वहीं बेलो हॉरिजॉन्टे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है जी, तो एक आपके ऊपर पड़ेगा, ये इस तरफ पड़ेगा, और एक आपके इस तरफ के यहाँ के आसपास पड़ेगा। ओके, तो ये आपको बताया गया है। तो इसीलिए दक्षिण और उत्तर की जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अब ये चित्र जो है आपका 2.2, ये ऊपर वाला, इसमें भी इन्होंने अच्छे से इसको समझा दिया है इसमें। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, और हम चलते हैं आगे। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण आपके अक्षांश कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अर्थ है आपका, ये जो पृथ्वी है ये क्या है, अपने ही अक्ष पे ये 23.5 टिल्टेड है, जिसकी वजह से अपने अक्ष पे 6.5 का ये क्या करती है, तो ये पॉइंट बनाती है या अंश बनाती है। और क्यों बनाती है, क्योंकि ये 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये जितना झुकी हुई है ना, उतने पे आपके 23.5 डिग्री पे, इसलिए आपकी जो विषुवत रेखा के उत्तर में है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा। ठीक है जी, और 66.5 डिग्री पे है आपका क्या, उत्तरी ध्रुव वृत्त, और आपके 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। 90 डिग्री पे है उत्तर ध्रुव, और 90 डिग्री नीचे दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ अगर आपने ये बातें समझ ली हैं तो हम चलते हैं आगे कि विषुवत वृत्त आपका 0 डिग्री पर है, उत्तरी ध्रुव आपका 90 डिग्री उत्तर में है, दक्षिणी ध्रुव आपका 90 डिग्री दक्षिण में है, और इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं, और उनके बारे में आगे देख लेंगे। ठीक है जी, अब ये यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सिंपल सा कि मान लीजिए कोई कार्डबोर्ड है, उसमें आपने टर्च की लाइट जैसे दी, तो ये कहाँ पर पड़ रही है आप देख रहे हो,
ओके, लेकिन जब वही आपका टिल्टेड हो जाता है, आप उसे थोड़ा सा झुका देते हो, तो देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा एरिया में वो पड़ रही है। तो ये आपको यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से जो अर्थ की जो के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जो सन की रेज पड़ रही हैं, या मैं कहूँ सूर्य की जो किरणें पड़ रही हैं, वो ज़्यादा एरिया में पड़ती हैं झुके होने की वजह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि सीधी अगर होती तो छोटे एरिया पे को कवर करती, लेकिन तिरछी होने की वजह से वो ज़्यादा एरिया को कवर करती है। ठीक है, यहाँ ये देशांतर आपको बताए गए हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई जो रेखाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है जी, इनको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाओं में यहाँ की दूरी ज़्यादा है, यहाँ पे दूरी बिल्कुल कम या ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 111 का लगभग जो है आपका डिफरेंस अक्षांश में होता है, वो हम आगे पढ़ लेंगे। आपके 6 के एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें शायद नहीं दी हुई हैं, तो इतना आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं हो जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध जो है वो कितने पे है, 23.5 डिग्री पे है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री पे है। क्यों है वो 23.5 डिग्री पे, क्योंकि आपका 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है झुका हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिण में है। विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में है उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में है दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये 4 रेखाएं आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बात करते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध की, कि हमने किस तरह से ताप कटिबंध का हमारा जो अर्थ है वो कैसे बांटता है। देखिए, कर्क रेखा और जो मकर रेखा के बीच जो जितने भी सारे अक्षांश है ना, इनमें क्या खास बात है कि जैसे मैंने देखा यहाँ पर है ये आपका विषुवत वृत्त, हाँ, और यहाँ पर 23.5 डिग्री पर क्या था, वो था आपका 23.5 डिग्री नीचे है आपका मकर, और ऊपर है कर्क रेखा, है ना। तो इसके बीच में, इस एरिया के बीच में साल में एक बार क्या होगा, दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आपकी धूप पड़ेगी पड़ेगी। तो यही ये बात कहने की आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊष्मा आपको प्राप्त होती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया में, तो इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध, टॉरिड जोन जिसे कहते हैं। ओके, फिर हम चलते हैं कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, तिरछा पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पड़ता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। ठीक है, जितना आप ध्रुव की तरफ बढ़ते जाएंगे उतना सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएंगी। तो ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव वृत्त, तो ये जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त है जो कि 66.5 डिग्री पर था उत्तरी ध्रुव वृत्त, और दक्षिणी गोलार्ध में जो आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री पर है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो कि 66.5 डिग्री है, तो इसके बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर तापमान मध्यम रहता है, तो इसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। तो ध्यान रखिएगा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि 23.5 डिग्री आपके उत्तर से दक्षिण के बीच में, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में आपका सन एक बार साल में एक बार जरूर ऊपर सर के ऊपर चमकता है, तो उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर ऊष्मा आपको पूरी भरपूर मात्रा में मिलती है। और वहीं पर कर्क रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री में और मकर रेखा से नीचे 66.5 डिग्री के बीच में जो है आपको सन की रेखा डायरेक्ट नहीं मिलती, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है जी, तापमान जो है मध्यम रहता है यहाँ पे। अब चलते हैं आगे, तीसरे की बात कर लेते हैं, और वो क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री पर जो था वहां से लेके 90 डिग्री उत्तर ध्रुव तक, और वहीं दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ऊपर उत्तर में, और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में नीचे आपका क्या है, उसे हम कहते हैं शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो ये तीनों अगर आपको पता चल चुके हैं तो हम चलते हैं आगे, बात करते हैं देशांतर की। देशांतर क्या है कि किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी आपको होती है। तो आप देख सकते हो कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री दक्षिण पर है, पर स्थित हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है कि उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व
या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। ठीक है, तो इस संदर्भ की रेखाओं को देशांतर रेखाएं या देशांतर याम्योत्तर कहते हैं। ओके, तो तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में, अब देखिए पहले तो आप उसको मिनट में डिवाइड करेंगे और मिनट को फिर सेकंड में विभाजित करते हैं, तो ये अर्धवृत्त है। ये क्या बनता है? अर्धवृत्त है। तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ जितना आप बढ़ोगे ना घटती है। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंटर में, जैसे यहाँ पर मैंने उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाया, तो सेंटर में जो एक अक्षांश से देशांतर से दूसरे देशांतर में यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। तो वही वो कह रहे हैं कि एक अर्धवृत्त जो बनता है ना, उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, यानी कि जीरो हो गई, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें। और जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिल जाती है, तो यहाँ पर ये सारी मिल जाती है, यहाँ पर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर आते आते इनमें डिफरेंस हो जाता है और नीचे फिर ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। अक्षांश पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, और देशांतर क्या है कि उनमें बीच में डिफरेंस ज़्यादा होगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे बिल्कुल जीरो डिफरेंस हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, एक बार जरा देख लेते हैं ये क्या हमें सिखा रहे हैं कि एक वृत्त खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर इसे दो बराबर भागों में बांटती है, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को रंग कर नामांकित कर दीजिए। उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त खींचिए जिसमें विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में बांटें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी में गोलार्ध में बांट के आपको डिफरेंट कलर करके दिखाना है। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी होगी, करके जरूर देखना। आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं अक्षांश समानांतर, मतलब जिसे हम अक्षांश रेखा कह रहे हैं वो समानांतर है ना, तो रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। तो ध्यान रखना कि अक्षांश रेखाएं जो है आपकी बड़ी है कहाँ पर? विषुवत में, और जितना आप ध्रुव की तरफ जाओगे उतनी छोटी होती जाएंगी, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, लेकिन वही क्या है कि देशांतर की लंबाई समान है, तो इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, या जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ब्रिटिश लेबोरेटरी जो हम कहते हैं, तो से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो 0 डिग्री हमने कहाँ पर इमेजिन किया है? तो वो हमने किया है यूके में। ठीक है, ग्रीनविच लाइन जिसे हम कहते हैं, तो वो ग्रीनविच जो लाइन है वो कहाँ से आती है? ब्रिटिश की लेबोरेटरी से जा रही है। से गुजरने वाले याम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम में हम बांटते हैं, मतलब जैसे ये आपकी 0 डिग्री लाइन है ना, तो इससे ईस्ट में जितना आप जाएंगे तो आपको 180 तक जाना है, और वेस्ट में जितना जाएंगे वहाँ पर भी 180 तक जाना है। ओके, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे ये आपका अर्थ है, पृथ्वी है, तो ये वाली रेखा अगर आपकी 0 डिग्री है तो यहाँ वाली, ये वाली जो है ये क्या है? 180 है। तो इसको अगर मैं ऐसे ओपन कर दूँ तो 180 ईस्ट और वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और लेकिन अर्थ ऐसे ही है, तो इसीलिए आपका मिला हुआ है, और इसको हमने अपनी सहूलियत से थोड़ा चीज़ों को देखने के लिए हम इसे ऐसे ओपन करके आपको मैप में दिखाया जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो वही वो कह रहे हैं कि 0 डिग्री से आप 180 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्व में जाते हो और 180 डिग्री वेस्ट तक जाते हो। ठीक है, तो हम चलते हैं। राजकीय वेधशाला से आपकी 0 डिग्री गुजर रही है। इस याम्योत्तर को प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख याम्योत्तर या ग्रीनविच लाइन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू तथा पश्चिम के लिए अक्षर प का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम पता लगाते हैं कि कौन से देशांतर पे वो जगह एग्जिस्ट करती है। तो ये जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम याम्योत्तर एक ही रेखा है। ठीक है जी, एक ही रेखा पर स्थित है, और इसी को इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस लाइन को क्रॉस करने से डेट चेंज हो जाती है, 24 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, जो कि हम आगे के चैप्टर में करेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। अब ग्लोब पर अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये जो ग्रिड बना हुआ है ना, इसको कह रहे हैं, आप देखें, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो, मतलब आपको सही पे पता हो कि कितने डिग्री अक्षांश पे और कितने डिग्री देशांतर पे कोई जगह आपकी है, एग्जिस्ट करती है, तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम असम के डुबरी की बात करें, जो कि कितना है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। 90 डिग्री पूर्व और 26 डिग्री उत्तर
में स्थित है। तो अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। तो जहाँ ये रेखाएं मिलती हैं, काटती हैं, यह बिंदु धुबरी की सही जगह होगी, सही स्थिति होगी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। हम चलते हैं आगे। इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाकार रेखाएं खींचनी होंगी। तो आप क्षैतिज खींचो और ऊर्ध्वाकार खींच लो, और इनको क्या नाम दो? तो 1 2 3 4 और क ख ग घ ङ अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाकार एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए, वहाँ पर छोटे छोटे सेंटर बना लो। इन छोटे वृत्तों सर्कल को अब अ, ब, स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाकार रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। यहाँ ये आपको ये बहुत अच्छे से इस मैप में दे दिया है कि ये आपकी ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री लाइन, जो इन्होंने कहा था कि 0 डिग्री देशांतर इमेजिन किया गया है कि ये इमेजिनरी लाइन आपके इंग्लैंड के ग्रीनविच से जा रही है या उनकी लेबोरेटरी से जा रही है। तो वो आपकी ये लाइन है, और यहाँ इसके ईस्ट में यानी कि पूर्व की तरफ जा रही है, और ये लाइन्स आपकी उसके वेस्ट में जा रही हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आपकी 180 डिग्री की लाइन है, यहाँ पर ओके। ये 180 की लाइन है, और देखेंगे ये जिगजैग है, सीधी नहीं है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन या 180 डिग्री की रेखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। फिलहाल चलते हैं आगे। अब आप देखेंगे कि वृत्त अ और ख, जैसे ये इन्होंने बताया ना, अ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश यानी कि ये आपका उत्तर है, और ये क्या है? ये पूर्व है। तो यहाँ पर आपकी स्थित करती है। तो अन्य वृत्तों की स्थिति भी आपको इस तरह से ज्ञात करके बतानी है, और आप इस एक्टिविटी को करें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अब आगे चलते हैं हम। देशांतर और समय का क्या रिलेशन है, तो क्या संबंध है इन दोनों का? चलिए ज़रा देख लेते हैं। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है? कि पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति को आप देखें, है ना। तो सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, आपको पता है, स्वाभाविक ही है, क्योंकि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है कि कब सूर्य उग रहा है तो दिन हो गया, छिप गया तो रात हो गई। लेकिन स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी, और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सबसे लंबी होती है। तो ये लाइन आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि दोपहर में क्या होता है? सबसे छोटी होती है, और वहीं आपके सनराइज और सनसेट के टाइम पर काफ़ी छोटी होती है। तो ये जो ग्रीनविच है ना, ये जो 0 डिग्री की लाइन है, प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, ठीक है। कि उस लाइन पर जो भी होंगे वहां पर क्या होगी? दोपहर होगी। अब चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, पश्चिम से ऐसे करके पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, तो ग्रीनविच के पूर्व में जो है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। क्या होगा? ग्रीनविच से आगे होगा। अब क्योंकि हम 82.5 डिग्री के आसपास है, तो हम क्या है? 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच से, हम उसके ईस्ट में हैं इसलिए, ठीक है। तो ग्रीनविच के पूर्व में जो है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, और वहीं जो उसके पश्चिम में है तो उनका समय क्या है? उससे पीछे होगा, ठीक है। तो समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है, जो कि विधि इन्होंने आपको यहाँ बता दी है। कि आपको पता है कि एक दिन क्या होता है? पूरे 24 घंटे का होता है। पृथ्वी पूरा क्या है? तो 360 डिग्री घूमती है एक दिन में, है ना, पूरा 360 डिग्री घूमती है। यानी कि अगर मान लीजिए कि 24 घंटे में आप 360 डिग्री घूमते हो, तो 1 घंटे में कितना घूमे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काटा 15, है ना। यानी कि 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 डिग्री, ठीक है जी। तो वही ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री ये आपकी घूमी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री कितने में, 15 डिग्री घूमने में इसने कितना लिया? तो 60 मिनट लिया है। और तो 1 डिग्री घूमने में कितना लेगी? 60/15, यानी कि 15 चौक 60, यानी कि 4 मिनट लेगी, ठीक है। तो यही वो 4 मिनट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री आपकी पृथ्वी घूमती है, तो 1 डिग्री घूमने में उसे कितना लगेगा? 4 मिनट लगेगा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तो ग्रीनविच से अगर आप 15 डिग्री पूर्व में जाओगे, तो 15 डिग्री पूर्व गए तो 1 घंटा आगे हो गए, है ना। तो 15 चौक 60, यानी कि 60 मिनट आगे हो गए आप। और ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर के 1 बज रहे होंगे। सेम टाइम पर ग्रीनविच से 15 डिग्री अगर आप पश्चिम में जाओगे, तो वहां 1 घंटा पीछे हो गए आप, ठीक है। वहां सुबह के एक मतलब आपके अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे थे, तो 1 घंटा पहले, यानी कि उसी समय पर वहां पर 11 बज रहे होंगे। कहां पर? 15 डिग्री वेस्ट में। सॉरी।
स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय होगा। ठीक है जी। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामियों पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब ये क्या है, हम मानक समय क्यों मानते हैं, कि हम ये क्यों इमेजिन करते हैं, एक मानक समय हम क्यों रखते हैं? तो अलग अलग यामियों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है ना। जब देखा, जब 0 डिग्री पे 12 बज रहे थे तो 15 डिग्री पे 1 बज रहा था, 15 डिग्री ईस्ट पे और 15 डिग्री वेस्ट पे क्या हो रहा था, तो 11 ही बजे थे। तो है ना डिफरेंस, सेम टाइम पे हर जगह पे डिफरेंस है। तो अलग अलग यामियों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना मुश्किल होगा कि जो रेल जा रही है, अब हम क्या बोले, कहाँ के 12 बजे से निकली और कहाँ के 11 बजे से निकल रही, कुछ आइडिया नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एक मानक समय मान लेते हैं। तो भारत में गुजरात के द्वारका, ये जो गुजरात का द्वारका है, तथा असम का ये जो डिब्रूगढ़ है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे ना तो 1 घंटे 45 मिनट का पूरा अंतर होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीच का आपको जहाँ से मतलब याम्युतर जो गुजरता है उसको स्थानीय समय को आप मानक मान लें। ठीक है जी। तो इस याम्युतर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। तो भारत में ये जो मानक समय है ना, मानक याम्युतर है, ये माना गया है 82.5 यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने अपना मानक समय माना है। तो इस याम्युतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 82.5 डिग्री की जो लाइन है ये भारतीय मानक समय है। तो कबीर, अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों नहीं सो पाएंगे? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में हो रहा है, 2 बजे दोपहर में शुरू होगा। इसका क्या मतलब है कि भारत के समय अनुसार ये मैच 7:30 बजे शाम को शुरू होगा। तो ऑब्वियसली जो मैच 7:30 बजे शुरू हो रहा है तो रात को देर से खत्म होगा। तो ये कह रहे हैं कि आप जानते हो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में समय का कितना अंतर है? तो अभी हमने देखा था कि इंग्लैंड से कौन सी जा रही है, तो 0 डिग्री लाइन जा रही है और हम हैं 82.5 डिग्री पे। तो हम लोगों के बीच में कितने का, 5.5 घंटे का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। तभी तो वहाँ पर जब 2 बज रहे तो हमारे यहाँ पर कितने बजेंगे? 7:30 बजेंगे। ठीक है जी। अच्छा, भारत ग्रीनविच के पूर्व, भारत क्या है, ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। ठीक है जी। तो यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में 2 बजे तो यहाँ भारत में कितने बजे? 7:30 बजे है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। जिसका देशांतरीय विस्तार जितना ज़्यादा होगा ना, उसका एक से ज़्यादा वो मानक समय अपनाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। रूस में कितने मानक समय है? 11। और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है ना। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। हर घंटा जो है 15 डिग्री देशांतर को घेर लेता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, क्या कि अगर हम सिर्फ भारत की ही बात करें ना, आपको पता है हम यहाँ 68 डिग्री से 97 डिग्री तक फैले हुए हैं। तो यहाँ हमने कितना बताया? 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस बताया। ये वाली जो रेखा है ये हमारी क्या है? ये मानक रेखा है। मानक रेखा पे मान लीजिए अगर अभी 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 बज रहे हैं ना, तो यहाँ पर अगर 1 घंटे का डिफरेंस होगा तो यहाँ कितना बजेगा? तो यहाँ बज रहे होंगे आपके 1 घंटा आगे, यानी कि 1 बज रहा होगा। और यहाँ पर कितना बज रहा होगा? अभी 11 ही बज रहे होंगे। तभी तो 2 घंटे का डिफरेंस हो रहा है ना, ये 1 घंटे 45 मिनट का जो डिफरेंस हो रहा है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि सन जो राइज होता है सबसे पहले कहाँ? इधर ईस्ट में होता है। तो इसीलिए वहाँ पर दिन जल्दी शुरू हो जाता है, सुबह जल्दी हो जाती है। कहते ना, अरे यहाँ तो उजाला बहुत जल्दी हो जाता है, सुबह 4 बजे ही एकदम से भोर हो जाती है और रात भी जल्दी होती है। उसी के कंपैरिजन में अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात के एरिया के लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ सनसेट बहुत देर से होता है। ठीक है, तो सनसेट बहुत देर से होता है और सनराइज भी बहुत देर से होता है। क्यों? क्योंकि पूरे 2 घंटे का डिफरेंस हो गया ना। असम में जब होता है उससे ठीक 2 घंटे बाद वहाँ पर सुबह होती है, तो रात भी वहाँ पर 2 घंटे लेट होगी। इस तरह से अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें। और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे उसके लिए बताएं, मैं उसके लिए अलग से एक और वीडियो आपको बना के दूंगी। और यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें और अपना ध्यान रखें और मस्त होके खूब पढ़ाई करें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड लक।